पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग हम लंबे समय से कर रहे हैं, अर्थात जिनका प्रयोग हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, उन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने ऊर्जा की जो परंपरागत स्रोत है, इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब इसके अन्य स्रोतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, यानी कि ऊष्मा होती है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। एक शब्द में आपसे कोई पूछे तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है, तो वहाँ संयंत्र जो ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, वहाँ संयंत्र आपका तापीय विद्युत संयंत्र कहलाएगा। अब ये किस तरह से इसको ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे समझिए। तो देखिए, ऊष्मा क्या होती है, ईंधन के दहन से प्राप्त होती है। यानी कोई भी वस्तु को हम जलाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब इस ऊष्मा को यहाँ पर जैसा चित्र में बताया गया है, प्रेशर कुकर को दी जाती है। अब ये प्रेशर कुकर क्या बनाएगा, इस ऊष्मा का भाप बनाएगा, जिसे एक भाप नली के द्वारा, ये चित्र में धातु की पंखुड़ियों को दी जाती है, और यहाँ पर रहता है टरबाइन। तो ये जो भाप नली है, इसके द्वारा क्या होता है, ये टरबाइन घूमने लगता है इस तरह से। अब चूंकि ये जो डायनेमो है, इसका शेफ्ट किससे जुड़ा हुआ है, टरबाइन से जुड़ा हुआ है, तो इस कारण से डायनेमो का शेफ्ट भी घूमने लगता है। अब जैसे ही डायनेमो का शेफ्ट घूमेगा तो ये जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी ज़्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता रहेगा, यानी करंट आ जाएगा। अब देखिए, आपसे कोई पूछ ले कि तापीय विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा किस तरह से उत्पन्न की जाती है, तो आप लिखिएगा। देखिए, ये जो पूरा यहाँ तक का यंत्र है, इसे हम कहेंगे ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है, किसके द्वारा, यानी कि भाप के द्वारा। तो ऊर्जा के स्रोत के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है। अब ये जो टरबाइन घूमेगा तो ये यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। चूंकि यहाँ डायनेमो के शेफ्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका जो डायनेमो का शेफ्ट है किससे जुड़ा हुआ है, टरबाइन से जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण डायनेमो का शेफ्ट भी घूमने लगता है। और जैसे ही डायनेमो का शेफ्ट घूमना आरंभ करता है, डायनेमो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा कि ऊर्जा के स्रोत के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है, और टरबाइन के कारण डायनेमो का शेफ्ट भी घूमने लगता है, और जिसकी वजह से डायनेमो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है। तापीय विद्युत संयंत्र की परिभाषा आप यहाँ से लिखिएगा कि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, फिर इस ऊष्मीय ऊर्जा से क्या की जाती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है या किया जाता है, इसलिए इसे तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। सिंपल परिभाषा में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वे संयंत्र जिनके द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उन्हें तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। ठीक है, कि वे संयंत्र जिनके द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, उसे ही हम या ऐसे संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। अब देखते हैं जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र को चित्र के द्वारा हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो जल विद्युत संयंत्र है, यहाँ उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ पर जो जल है वहाँ गिरता हुआ हो या फिर बहता हुआ हो, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ पर बरसात के अलावा वर्ष के हर दिन जो जलधाराएँ गिरती हो, उन क्षेत्रों में इसे लगाया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो धाराएँ बह रही इस तरह से जैसा चित्र में बताया गया है, और ये जो पंखी है, ये बहुत बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं और ये घूमते हैं। अब ये टरबाइन वाले भाग होता है,
अब ये टरबाइन वाला जो भाग है वहाँ जनरेटर के डायनेमो से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे ये टरबाइन वाला भाग घूमता है और उसके कारण जनरेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो आप जल विद्युत संयंत्र को परिभाषित किस तरह करेंगे, तो देखिए गिरता हुआ जल या फिर बहता हुआ जल के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वहाँ होती है गतिज ऊर्जा, और उस गतिज ऊर्जा से जब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो इसे तो हम जल विद्युत कहते हैं, क्योंकि जल के कारण विद्युत बनी। पर लेकिन जिस संयंत्र के द्वारा जल विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे हम जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। अर्थात कि जो जल की गतिज ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो वहाँ तो आपकी कहलाएगी जल विद्युत, और लेकिन जिस संयंत्र के द्वारा जल विद्युत उत्पन्न करते हैं उसे हम जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। अब देखिए कि जो जल विद्युत है वहाँ किस तरह से बनाई जाती है। तो जो भी नदियों के जल का बहाव है उसे रोक लिया जाता है, और बड़े बड़े जलाशयों यानी कि जो जलाशय है, बहुत बड़े बड़े तालाब है, उन सभी को में ऊंचे ऊंचे बांध बना दिए जाते हैं ताकि उनमें अधिक जल संचित किया जा सके, यानी काफ़ी जल उसमें इकट्ठा किया जा सके, फिर उससे जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा जल विद्युत बनाते हैं। अब जब ऊंचे ऊंचे बांध बना दिए जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि जो उनसे समस्याएं भी उत्पन्न होगी, हानियां भी होगी। क्यों? क्योंकि जब बड़े बड़े बांध बना दिए जाएंगे तो आसपास के जो कृषि क्षेत्र भूमि थी वहाँ कृषि योग्य नहीं रहेंगे, यानी कि उस पर तो पानी जल भरा जाएगा, तो उससे कुछ न कुछ किसानों को हानि होगी और बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो अब देखिए बांध के निर्माण से होने वाले नुकसान या हानियाँ, यानी कि बांध का जब निर्माण होता है तो उससे कौन कौन सी हानियाँ होती है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है तो यही लिखिएगा कि जो बहुत सी भूमि है वहाँ कृषि योग्य नहीं रहती है। जब बांध का निर्माण होता है तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ आसपास की जो भूमि है वहाँ जलमग्न हो जाती है, यानी कि डूब जाती है, तो जो कृषि योग्य भूमि है वह नहीं रहती है। अब वहाँ के आसपास के जो लोग रहते हैं, चूँकि जमीन जलमग्न हो गई तो मानव का जो आवास है वह नष्ट हो जाते हैं। आसपास के लोगों एवं जीव जंतुओं को विस्थापित होना पड़ता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, ये पड़ता है, और इसमें पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। पारिस्थितिक तंत्र को किस तरह से नुकसान पहुंचेगा, तो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु को भी पलायन करना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा, तो इस कारण पारिस्थितिक तंत्र को भी इससे खतरा होता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का एक और स्रोत है जैव मास। अब ये जो जैव मास है इसे जैव मात्रा या बायोमास के नाम से भी जानते हैं। तो जैव मास क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थों में जंतु एवं पेड़ पौधों के अपशिष्ट हैं, जैसे गोबर ये जंतुओं का अपशिष्ट हो गया, तने ये पेड़ पौधों का, सूखे पत्ते, लकड़ी आदि, यही क्या है जैवमास या बायोमास या जैव मात्रा है। तो जंतु एवं पेड़ पौधों के अपशिष्टों को ही जैवमास कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं कि वे ईंधन, क्योंकि ये जो गोबर है यहाँ एक ईंधन है। किस तरह ईंधन के रूप में गोबर का उपयोग किया जाता है, तो आप भली भांति जानते हैं, गोबर के उपलों को पहचानते होंगे, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में इसका नाम अलग अलग होता है। तो ये क्या है, ईंधन है, और पुराने ज़माने से ही इसका उपयोग हम करते आ रहे हैं। किससे प्राप्त हो रहे हैं ये, जंतुओं से, साथ ही साथ लकड़ी इसका उपयोग भी हम पुराने ज़माने से ही करते आ रहे हैं। तो वे ईंधन जो हमें किसके द्वारा, पादप यानी पेड़ पौधे के द्वारा और जंतुओं से प्राप्त होते, उन्हें ही हम जैवमास कहते हैं।
ठीक है। तो वे ईंधन जो हमें पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव मास कहते हैं। उदाहरण दे सकते हैं आप, गोबर, तने, सूखे पत्ते, लकड़ी आदि। जैव मात्रा या जैव मास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। जो जैव मात्रा है, यहाँ ऊर्जा का एक कौन सा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है, यानी इसे दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें बनाया जा सकता, कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, नवीकरणीय स्रोत तो है, पर लेकिन ये ज्वाला के साथ जलता है। इसे जलाने पर अत्यधिक धुआं उत्पन्न होता है। किसको? जैव मास को या जैव मात्रा को। अभी तो हमने उदाहरण देखा, गोबर, तने, लकड़ी, ये सब क्या करते हैं? जलने के बाद में क्या करते हैं? अत्यधिक धुआं उत्पन्न करते हैं। ये ईंधन ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते। ठीक है। और साथ ही साथ ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। जो धुआं है वहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये कुछ जैव मात्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब देखिए, क्योंकि ये हमारा अत्यधिक धुआं उत्पन्न करेगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा, साथ ही साथ ये पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। तो कुछ ऐसे उपाय किए गए, यानी कि ताकि इस जैव मात्रा के प्रयोग को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। इसको बंद तो हम कर नहीं सकते, लेकिन इसको क्या है, ऐसा कुछ किया जाए कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो। तो इसके लिए इन वैज्ञानिकों ने कुछ उपाय किए। जैसे उन्होंने जो लकड़ी है उससे चारकोल बनाया, और जो गोबर है उसके से ईंधन प्राप्त करने के लिए गोबर गैस बनाई। ठीक है। तो अब देखते हैं चारकोल, ये किसके द्वारा बनाई गई है? लकड़ी के द्वारा। अब जब लकड़ी किस तरह बनेगी है कि लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं, इन्हें कम ऑक्सीजन में जलाते हैं, तो उसमें उपस्थित जो जल होता है और वाष्पशील पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है? जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल और वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, और इसके जो अवशेष के रूप में जो बचेगा वही क्या कहलाएगा? चारकोल कहलाएगा। ठीक है। अब ये चारकोल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसके कुछ गुण हैं। ये बिना ज्वाला के साथ जलेगा, चूँकि जो हमारा जैवमास था या बायोमास था वहाँ क्या था? ज्वाला के साथ जल रहा था, तो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था। तो ये बिना ज्वाला के साथ जलेगा। ये धुआं भी अपेक्षाकृत क्या देगा? कम देगा। ठीक है। और साथ ही साथ इसकी जो ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता है या क्षमता है वहाँ भी क्या होगी? अधिक होती है। तो क्या गुण है चारकोल के? कि यहाँ बिना ज्वाला के साथ जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है इससे, और इसकी जो ऊष्मा है उत्पन्न करने की दक्षता या क्षमता वो भी क्या होती है? अधिक होती है। अब अगला देखते हैं बायोगैस। देखिए, बायोमास जो है वहाँ बायोगैस नहीं है। ठीक है। कई आप कंफ्यूज मत रहिएगा इस बात में कि बायोगैस और बायोमास दोनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक है। तो बायोमास क्या है? जो गोबर है, तने हैं, सूखे पत्ते हैं, लकड़ी, ये आपके क्या कहलाएंगे? बायोमास कहलाएंगे। पर ये चूंकि इस गोबर के कारण ही गैस उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए इसे गोबर गैस कहते हैं, और ये बायो का उदाहरण है। ठीक है। क्योंकि गोबर किसका उदाहरण है? बायोमास का उदाहरण है, इसलिए इसे बायोगैस के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो बायोमास है उसको उत्तम तरीके से बनाया गया है, तो वहाँ क्या बन गया है? बायोगैस। ठीक है। यानी कि गोबर जो है वहाँ बायोमास का उदाहरण है। तो इसको पहले इसी तरह जिसे कंडे के द्वारा जलाया जाता था, तो ये आपका बायोमास कहलाता था। पर लेकिन इस गोबर का ईंधन के रूप में अच्छे से प्रयोग करने के लिए गोबर गैस बनाई गई, जिसे हम गोबर गैस को क्या कहते हैं? बायोगैस। तो आप देखते हैं बायोगैस क्या होती है। तो देखिए बायोगैस, तो बायोगैस क्या है? एक तरह का गैसों का मिश्रण है।
जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनती है। क्या होता है गोबर गैस? ये गैसों का एक तरह का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनेगी, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति इसमें नहीं रहेगी। अब किस तरह बनेगी? जो भी जैविक सामग्री है उनका विघटन होगा, यानी कि वो सड़ेगी। जो भी जैविक सामग्री, अब जैसे जैविक सामग्री में गोबर, सब्जी के अपशिष्ट आदि, ठीक है, तो इसके विघटन होगा किनका? गोबर का, सब्जी का अपशिष्ट पदार्थों का, उनका विघटन होगा। उसके द्वारा उत्पन्न जो गैस रहेगी वहाँ गैस आपकी कहलाएगी बायोगैस। तो आप सही तरीके से इस तरह लिखिएगा कि बायोगैस गैसों का वहाँ मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री जैसे गोबर, सब्जी के अपशिष्ट आदि के विघटन से उत्पन्न होती है। ठीक है। अब चूंकि जो बायोगैस है या जैव गैस है, इसको बनाने का जो मुख्य पदार्थ कौन है? गोबर है। सबसे ज़्यादा यहाँ गोबर के द्वारा बनाई जाती है बायोगैस को, तो इसलिए इसका नाम गोबर गैस भी प्रचलित है, यानी सबसे ज़्यादा गोबर गैस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। तो क्या है बायोगैस या गोबर गैस? कि एक तरह का गैसों का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होगी। अब जैविक सामग्री के उदाहरण लिख सकते हैं गोबर, साग सब्जी के अपशिष्ट आदि। तो अब आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले पार्ट में हम बायोगैस को पूरा विस्तृत यानी चित्र, इसके मुख्य भाग, बायोगैस के लाभ हानि, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो जब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला स्क्रीनशॉट आप तापी विद्युत संयंत्र का ले लीजिए। इसके बाद में यदि आप इसका चित्र बनाना चाहें तो इस तरह से यहाँ से इसका चित्र किताब में आपकी दिया गया है, वहाँ से बना लीजिएगा। फिर आएगा आपका जल विद्युत संयंत्र। ये है जल विद्युत संयंत्र का स्क्रीनशॉट। और ये इसके बाद में बांध के निर्माण से होने वाले नुकसान या हानियाँ। इसके बाद में जैवमास, जैव मात्रा या बायोमास। और ये जैवमास के महत्वपूर्ण बिंदु। और जैवमास का उत्तम प्रयोग करने के लिए फिर बनाया गया चारकोल या कोयला। और ये चारकोल के गुण। और अंत में बायोगैस या गोबर गैस। यदि आपने इस लेसन के पिछले भागों को नहीं देखा है तो आप पिछले भागों को जरूर देखिएगा और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिएगा।